बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा टॉपिक है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमने किसी गैसियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उसके बाद दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एनर्जी की जो अमाउंट है वो ऐसा उसी तरह बढ़ती है। अगर तो किसी एटम के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर तो किसी एटम के वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल, उसके आखिरी शेल में सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। मिसाल के तौर पर सोडियम की बात करते हैं, हैविंग एटॉमिक नंबर 11। इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ +496 किलो जूल पर मोल। इसमें मतलब अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसकी डेल्टा जो एच है उसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, +496 किलो जूल पर मोल। लेकिन कहता है कि अगर किसी आइटम के आखिरी शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, चले पहले सोडियम को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ऐसा सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1, यानी सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरे में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसका सबसे वैलेंस शेल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 3s1 वाला। तो चूँकि इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम अगर मूव करते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो +496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा होता है कि ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव, उसके पास प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जो ऑपोजिट चार्जेस हम वो तो अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो चूँकि हमें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना तो फिर एनर्जी दे के खींचना पड़ेगा ना उसको, ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसके बाद कहता है कि अगर किसी आइटम के आखिरी शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको 1 बाय 1 उनको रिमूव करवाना पड़ता है एनर्जी प्रोवाइड करके। जैसा कि कह रहा है हमारे पास जो ग्रुप 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए उनकी एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास कहता है कि इसका ट्रेंड बढ़ते हैं। पहले पीरियड में ट्रेंड डिस्कस करते हैं। कहते हैं जैसे ही हम बाएं से दाएं चलते हैं पीरियड में तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है, यानी इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। ये लास्ट टाइम जब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था उसमें ये बात पड़ी थी कि देखें ना, अगर जब हम पीरियड में मूव करते हैं, देखो लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5, ये एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हर के बाद एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। तो चूँकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है तो जो शेल होता है ना वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्टेट 8 पूरे होने हैं तो यहाँ उसमें जो शेल का जितनी कैपेसिटी होती है, जब उस कैपेसिटी को मुकम्मल होना तो फिर नए शेल की ज़रूरत पड़नी है। तो चूँकि शेल वही रहता है, इसका मतलब है कि फिर न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो वो साइज़ छोटा हो जाता है एटम का, ठीक हो गया, एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस ने बड़ी स्ट्रांगली फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है। इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं पीरियड के अंदर वो क्या करते हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, कम होती हैं एज़ कम्पेयर जो राइट साइड है। वहाँ पे मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और उनको हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना पड़ता है। चूँकि ये टेबल भी देखना आपने, ये हमारे पास आता है ग्राफ के तौर पर। उसके बाद इसका जो ट्रेंड है वो ग्रुप में है। जैसे हम ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो जो उसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। उसकी वजह क्या होती है
कि चूँकि देखिए लिथियम का 3 है, इसका 11 है, 19 है, 37, देखिए बड़ी स्पीड के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर स्पीड से बढ़ेगा तो एटम का साइज़ भी बड़ी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक साइज स्पीड से बढ़ेगा। ऐसे शेल्स लगते जाएंगे, बीच में एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो कहता है अगर एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, अगर बिलफर्ज ऐसे ही एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कहता है ये न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। हमें कम एनर्जी दे के भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो यही वजह होती है कि जो ग्रुप के अंदर जो आयनोस एनर्जी है वो वैल्यू कम होती है। इसकी रीज़न यही होती है कि इसमें एक तो ये होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, दूसरा न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड था इसका ग्रुप में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पीरियड में पूछा जाए तो यहाँ से लेके इसको जो है वो यहाँ तक बंदा कर लें। उसके बाद ये आयनोस एनर्जी की जो है उसमें डेफिनेशन भी है, मतलब मुकम्मल टॉपिक तैयार करना, लेकिन बता रहा हूँ कि डेफिनेशन ये हिसाब है, ये एग्जाम्पल है।